नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। साइंस का एक और बेहतरीन चैप्टर लेके आया हूं मैं आपके लिए, चैप्टर 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर में बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बच्चे को 100% मार्क्स लाने के लिए याद करना चाहिए, उन सभी पॉइंट्स को हमारी पूरी टीचर्स की टीम ने मिलकर बिल्कुल तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से पॉइंट टू पॉइंट नोट तैयार कर लिया है इस वीडियो को बनाने के। जो ऑब्जेक्टिव है जो मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ, फर्स्ट आपका 100% कंटेंट क्लियर करके देना। इसलिए आप देखते हो मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि मैं कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। हमारा टारगेट है कि आपके 100% कंटेंट क्लियर होना चाहिए, एक ही वीडियो में सब कुछ कवर हो जाना चाहिए। सेकेंड, आपका एक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स तैयार करके देना जो 10th में तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है ही। अगर आप ऐसे कोई कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी नोट्स ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। थर्ड, हम पूरे चैप्टर को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे। इससे होगा क्या कि हमें साइंस समझ में आएगी, और जब साइंस समझ में आएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, डिस्क्रिप्टिव है और केस स्टडी बेस है। हम हर प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे क्योंकि हम चैप्टर को समझ रहे हैं। एंड फोर्थ, पूरे चैप्टर को, पूरे नोट्स को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज की क्वेश्चन है आप उनका भी बहुत आसानी से आंसर दे पाओगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक और बेहतरीन चैप्टर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चलिए बच्चों, यहां से स्टार्ट करते हैं अपना ये बेहतरीन चैप्टर। और सबसे पहला टॉपिक आता है कि चुंबक क्या होता है। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहले जानेंगे कि चुंबक होता क्या है, साइंस में चुंबक किसे कहते हैं। हालांकि ये छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, बट हमारा टारगेट ये होता है कि हम लोग ना बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल रूट से स्टार्ट करते हैं, जड़ से हर चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो चुंबक क्या होता है, तो साइंस में आप आंसर दोगे, चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे या लोहे युक्त चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये तो मुझे लगता है 10th लेवल पर सबको पता होता है कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहा या लोहे से बनी कोई भी चीज उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के कम से कम 3 गुणधर्म आपको पता होना चाहिए। पहला, चुंबक में 2 पोल होते हैं, जो 2 ध्रुव होते हैं। एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल, एक को बोलते हैं साउथ पोल। ये शॉर्ट में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कभी एग्जाम में नहीं आएगा। आपके एग्जाम में ना तो ये पूछा जाएगा कि चुंबक क्या होता है, ना चुंबक के गुणधर्म, क्योंकि ये बहुत छोटे लेवल पर है। बट क्योंकि हमारा टारगेट यही होता है कि हम स्टार्टिंग से पढ़ें, इसलिए आपको समझा रहे हैं। तो बस शॉर्ट में इसलिए समझा रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए। चुंबक के 2 पोल होते हैं, एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल, एक को बोलते हैं साउथ पोल। अगर 2 अलग अलग पोल होंगे, जैसे 2 अलग अलग पोल है, देखिए साउथ पोल है, नॉर्थ पोल, 2 अलग अलग पोल है ना, तो जब 2 अलग अलग पोल पास में आते हैं ना तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जब 2 अलग अलग पोल एक दूसरे के पास आते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर 2 सेम पोल आ जाए, जैसे साउथ पोल दोनों सेम पोल है, अगर दोनों सेम पोल आ जाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। तो ये चुंबक के 3 बेसिक प्रॉपर्टी होती है। बट यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं इंग्लिश में, कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहता है, क्योंकि यहीं से मेन टॉपिक आपके स्टार्ट होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, देखिए इसको समझने से पहले हम एक चीज को समझिए। मान लीजिए कि आपके पास ना एक छोटा सा चुंबक है, बहुत छोटा सा एक चुंबक है, ठीक है। अब अगर आप लोहे को यहां रखोगे तो सीधी सी बात है, इसको चिपका लेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर इसी लोहे को मैं बहुत दूर यहां जाके रख दूं, छोटा सा चुंबक है और बहुत दूर जाके लोहे को रख दूं, तो आप कहोगे कि सर ये जो चुंबक है ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसका अपना एक रेंज है, समझ रहे हो। हर एक मैग्नेट का अपना एक रेंज होता है भाई, अपना अपना एरिया होता है। इस एरिया से अगर कोई चीज बाहर है तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और अगर इस एरिया के अंदर है तो चुंबक इसे अपनी ओर खींच लेगा। तो वह एरिया, वह फील्ड, वह क्षेत्र, वह रीजन जहां मैग्नेट अपना फोर्स लगा सकता है, जहां अपना बल लगा सकता है, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं। वह एरिया जहां मैग्नेट अपना बल लगा सकता है, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये मैंने आपको अपने तरीके से समझा दिया। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है, यानी वह क्षेत्र जहां चुंबक अपना बल लगा सकता है, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यानी इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। आपने पढ़ी होगी 9th में, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। हिंदी बोलते हैं अदिश राशि और सदिश राशि। तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उसको सदिश राशि कहते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। हालांकि ये बुक में नहीं है, बट मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, आपको पता होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो टेस्ला होता है।
ठीक है, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट निकोलस टेस्ला के नाम पर सम्मान में रखा गया है। तो इस पेज पर हमने क्या क्या जाना, हमने सबसे पहले आपको बताया कि चुंबक क्या होता है। तो वह पदार्थ जो लोहा या लोहे युक्त चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक में ध्यान रखना है कि दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर दो अलग अलग पोल है तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, दो सेम पोल है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें जो चुंबक है वो अपने बल का संसूचन क्या करता है, यानी कि चुंबक अपने चारों ओर जो क्षेत्र पे जो बल लगा रहा है उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, और जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उनको सदिश राशि या इंग्लिश में इसको वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। ये था फर्स्ट पॉइंट। नाउ अगर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ड्रॉ करें तो वो इस प्रकार से ड्रॉ करना आपको, ये आपको प्रैक्टिस करके जाना है। इस डायग्राम की आपके बुक में भी दिया हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन है। आप चाहो तो बुक में देख लेना, मैं आपको बुक खोल के दिखा देता हूँ एक बार। आप अपने बुक में भी देख सकते हो कि ये जो है इसकी प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि ये एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आ जाता है कि इसको आपको ड्रॉ करके दिखाना है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको देख सकते हो, ये देखिए ये ना ड्रॉ करने के लिए आता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ड्रॉ करना, आपको लिखा हुआ ना चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं आरेखित करना। तो इसलिए मैं अपने वीडियो में हर बार आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं पूरा कंटेंट कराना चाहता हूं आपको, कंप्लीट एक में ही सब कुछ कवर हो जाए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि साउथ पोल, नॉर्थ पोल, और इस प्रकार से दिखाना है कि ये साउथ पोल से जो है करंट निकलता है और यहाँ पे निकल के यहाँ पर वापस आ जाना है। तो ये तरीके से बनाना, मैं आपको इस चीज़ को थोड़ा अपने नोट्स में दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप किस प्रकार से बनाना है। ये इस प्रकार से बनाना है, जो करंट होता है साउथ पोल से निकलता है और नॉर्थ पोल में विलीन हो जाता है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो साउथ पोल से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव से निकलती है और उत्तरी ध्रुव में जाके मिल जाती है। तो जो दिशा सूचक होता है, यानी दो प्रकार के मैग्नेट आते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बार मैग्नेट, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। तो अगर दिशा सूचक आए तो आप ये बनाना, जो कंपास वगैरह यूज करते हैं ना हम लोग, कंपास देखा होगा आपने मूवी वगैरह में। तो अगर दिशा सूचक आए तो ये वाला डायग्राम बनाना, और अगर छड़ चुंबक आए तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, जिसमें आपको दिखाना है कि किस प्रकार से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ड्रॉ की जाती है। इसमें आपको जो पोल कंपास वाला है उसे तो ऐसे ड्रॉ करना है, और जो छड़ चुंबक है वो इस प्रकार से ड्रॉ होगा, जिसमें आप कंप्लीट दिखाओगे कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ पोल में जाकर विलीन हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। इसका बनाने का तरीका अलग है, इसका बनाने का तरीका अलग है, दोनों को ध्यान से प्रैक्टिस करके जाना। इसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये अगर दिशा सूचक है तो ये वाला बनेगा, और छड़ चुंबक है तो ये वाला डायग्राम बनेगा। और ये आप देख सकते हो आपके बुक में भी बना हुआ है, चाहे तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, बट ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बनाने के लिए। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताओं की बात करते हैं। ये जो आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देख रहे हो, इन क्षेत्र रेखाओं की ना कुछ विशेषताएं हैं, इनकी ना कुछ खासियत है। क्या खासियत है जी, ये आपसे पूछा जाएगा, तो 2-3 पॉइंट याद कर लो, आपके बुक में भी दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं बताइए। तो जितने भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ना वो उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है, यानी नॉर्थ पोल से निकलता है, यहां से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाता है। याद रखोगे, जितने भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में विलीन हो जाता है। यहां पे आपको उल्टा दिखाना है, यहां पे उल्टा चलता है, इसका रीजन कंपास है। कंपास जो है ना सर्कुलर होता है, गोल होता है, तो इसलिए इसको ऐसे दिखाया जाता है। बट रियल में जितने भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में विलीन हो जाती है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, डायग्राम में भी दिख रहा है कि नॉर्थ पोल से एरो साउथ पोल में जा रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, यानी ये सीधा नहीं होती, कर्व्ड होती है। ये कर्व्ड है, एक्चुअली में ये सारे कर्व्ड है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सीधी लाइन नहीं है, ये कर्व्ड है। ये आगे जाके घूम गया होगा ऐसे करके, ये आगे जाके और घूम गया होगा, ये ऐसे करके और घुमा होगा, बट इतना बड़ा डायग्राम नहीं बना सकते ना। ये इधर से घूम गया होगा, ये ऐसे घूम गया होगा। तो जितने भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो बंद वक्र होती है, कर्व्ड होती है, सीधी नहीं होती है, वो गोल होती है। दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ये भी ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। आप देखो कोई भी लाइन एक दूसरे को काट नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से बन जाएगी
हम ऐसा नहीं बना सकते कि नॉर्थ से निकल रहा साउथ पे गया और दूसरा इसको काट के निकल जाए, नहीं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती है, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की ना 3 विशेषता आपको याद करना है, हालांकि 3 नहीं और भी विशेषता है, विशेषता बहुत सारी है। जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर पास पास है तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है तो ये वीक मैग्नेट है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर है, बट आपके 10th लेवल पे ये 3 ही आपके बुक में दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती है। सेकंड, क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र के समान होती है, मतलब सीधी नहीं होती, कर्व्ड होती है। हमेशा जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगी वो हमेशा कर्व्ड होगी और 2 रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली आपके बुक में भी क्वेश्चन है ये, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। भाई मैंने अभी बोला कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, काट नहीं सकती। तो आपसे पूछेगा रीजन क्या है, क्यों नहीं काट सकती। तो रीजन ये है कि जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को अगर काटती ना, तो हर एक पॉइंट पे 2 पोल बन जाते, 2 दिशाएं बन जाती। जैसे अगर एक रेखा दूसरी रेखा को काटेगी तो यहां पे इस पॉइंट पे ना ये फिर से एक मैग्नेट बन गया, और एक मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है, एक पॉइंट पर 2 डायरेक्शन नहीं है। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती तो एक ही पॉइंट पर 2 दिशाएं बन जाती, जो कि संभव नहीं है। तो यही आपको लिखना है कि अगर आपसे पूछा जाए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, तो आंसर दोगे क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करती, मान लीजिएगा वे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, हमने एग्जांपल ले लिया कि एक दूसरे को काट रही है, यदि वे प्रतिच्छेद करती तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर 2 दिशाएं, यही मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि काट ही नहीं सकते एक दूसरे को, क्योंकि अगर ये काटेगी तो इसका मतलब है एक बिंदु पर 2 दिशाएं, जो कि संभव ही नहीं है, एक पॉइंट पर 2 डायरेक्शन हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इस पेज पे हमने क्या जाना, हमने जाना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो 2 प्रकार से जाना, एक हमने कंपास वाला जाना, एक हमने क्षण चुंबक वाला जाना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता मैंने आपको बताया, उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती है, ये वक्र के समान होती है और एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, क्योंकि अगर वो काटेगी तो इसका अर्थ है एक बिंदु पर 2 दिशाएं, जो कि संभव नहीं है। नाउ अब आते हैं अपने मुद्दे पर, जो इस चैप्टर का मेन कंटेंट था कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। कोई तो ऐसा वैज्ञानिक होगा ना जिसने सबसे पहला खोजा होगा कि भाई इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, जो विद्युत धारा होती है, जो आपने वीडियो देखा होगा मेरा विद्युत धारा वाला, कोई तो ऐसा वैज्ञानिक होगा ना जिन्होंने कहा होगा कि विद्युत धारा के अंदर चुंबकीय प्रभाव होता है, यानी अगर इस तार में करंट है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी है, यानी ये चुंबक की तरह काम करेगा। तो वो वैज्ञानिक थे हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। पहले पेज पे इनकी फोटो दे रखी है, आप चाहो तो अपने बुक में देख लेना। हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड यह पहले व्यक्ति थे जिसने पता लगाया था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। याद रखना, ये पहले व्यक्ति थे, पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पता लगाया था कि विद्युत धारा जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अब आपको पता लगाया है क्यों, एक चैप्टर और बढ़ गया हमारा। सर अगर ये पता नहीं लगाते ना तो टीवी का आविष्कार नहीं होता, रेडियो का आविष्कार नहीं होता, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार नहीं होता, बहुत सारे सैटेलाइट जो है वो बन ही नहीं सकते थे, इसी की वजह से बन पाए। तो पता लगने से फ़ायदा ये हुआ कि हमारे जीवन जो है बहुत आसान हो चुका है अब। तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पता लगाया था कि विद्युत धारा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। ध्यान रखना, ये साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड, जिसको शॉर्ट में HC ऑस्ट्रेड के नाम से जाना जाता है, और ये पहले आपके चैप्टर के पहले पेज पे दिया हुआ इनकी फोटो। ठीक है, चालक के प्रकार। अब आपको अगर आगे चैप्टर समझना है ना तो आपको समझना पड़ेगा चालक 2 प्रकार के होते हैं। सर चालक क्या होता है? चालक मतलब तार, चालक मतलब सिंपल वर्ड में तार। चालक का मतलब होता है जिसमें करंट फ्लो करता है, वो चालक होता है। अगर इस पेन में करंट फ्लो कर सकता है तो ये चालक है। अगर इसके अंदर हाइलाइटर के अंदर करंट फ्लो कर सकता है तो ये चालक है। चालक मतलब जिसमें करंट फ्लो कर सकता है उसे चालक कहते हैं। तो हम सिंपल करने के लिए हम तार को ले चलते हैं। भाई तार जो है हमारा चालक है, क्योंकि तार में करंट फ्लो हो जाता है। तो बेसिकली चालक को 2 प्रकार से बांटा जाता है, एक होता है सीधा चालक, एक होता है वृत्ताकार चालक। अब आप कहोगे सर जी यहाँ तो हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव समझने वाले थे, अब ये चालक कहाँ से आ गया? जब तक आप चालक नहीं समझोगे आप उसके अंदर करंट नहीं समझ पाओगे, और जब तक करंट नहीं समझोगे आप चुंबकीय क्षेत्र नहीं बना पाओगे। तो इसलिए पहले चालक समझना है। चालक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सीधा चालक, एक होता है वृत्ताकार चालक। वृत्ताकार चालक को लूप के नाम से भी जाना जाता है। सीधा चालक कैसे होता है? आपके घर में जो तार है, सिंपल पंखे के लिए, लाइट के लिए तार लगाए जाते हैं, वो सीधा चालक है। लेकिन आप कभी जो पंखा है ना, पंखा जो आपके घर में छत पे पंखा लगा हुआ, इसको कभी आप देखना जब
कभी इसको ठीक कराना हो तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, जब इसको खोल के देखोगे तो अंदर आप देखोगे कि तार की ना ऐसे ऐसे गोल गोल कॉपर वायर को ऐसे गोल गोल बहुत सारे घुमा रखे होंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इस पंखे को कभी आप खोल के देखोगे, जब आपका पंखा कभी खराब हो भविष्य में, तो आप जब इसको खोलोगे, प्लास्टिक को हटाओगे, तो आप देखोगे अंदर तार को कॉइलिंग, इसे इंग्लिश में कॉइलिंग बोलते हैं, तार कॉपर वायर की कॉइलिंग की रखी होगी, यहां पर ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा, तो उसको वृत्ताकार चालक कहते हैं, लूप कहते हैं। पहले हम समझते हैं सीधे चालक के बारे में, जब ये समझ में आ जाएगा तो वृत्ताकार चालक भी समझ लेंगे। क्या होता है बच्चों कि एक सीधा चालक और एक वृत्ताकार चालक दोनों का चुंबकीय क्षेत्र बनाने का तरीका अलग अलग है। समझ लो यहां तक? दो प्रकार के चालक होते हैं, एक होता है सीधा चालक, एक होता है वृत्ताकार चालक। मेरा मोबाइल का जो चार्जर है वो सीधा चालक है, सीधे बिल्कुल सीधा वायर है, जबकि पंखे वगैरह में, मोटर वगैरह में वृत्ताकार चालक का इस्तेमाल होता है। तो दोनों का चुंबकीय क्षेत्र बनाने का तरीका अलग होता है। पहले हम जानते हैं कि सीधा चालक चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनाता है। अगला टॉपिक यही है हमारा कि एक सीधा चालक चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनाता है। तो सीधा चालक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है बिल्कुल सीधे चालक, जैसे मान लो ये सीधा चालक है, ये सीधा चालक है, तो सीधे चालक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इसके चारों ओर होता है। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक। और अगर हिंदी में इसको बोलना है तो इसको बोलते हैं सकेंद्रीय। सकेंद्रीय, ये लिखा हुआ है सकेंद्रीय व्रत। तो एक सीधे चालक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जैसे ये सीधा चालक है, ये देखो क्या करा गया, ये एक गत्ता है, ये एक्सपेरिमेंट आपको एक्टिविटी समझा रहा हूं, ये सब आपके बुक के हैं। मैंने आपसे क्या कहा, मेरा वीडियो हो सकता है लेंथी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं व्यू बनाने के लिए कभी भी ऐसा नहीं करूंगा कि मैं कंटेंट के साथ खिलवाड़ करूंगा। मैं 100% टॉपिक आपको करा के दूंगा। ये देखिए बना हुआ है ना, यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? ये आपके बुक से ही लिया गया, आप चाहो तो आपने बुक में देख लेना। ये सब डायग्राम मैं आपके बुक से ही लेके बनाता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और बुक देखने की बार बार आपको नीड ना हो। देखो एक और दिखाता हूँ, ये देखो, ये रहा बना हुआ है ना, यही चीज समझा रहा हूँ मैं आपको। ये रहा सीधा चालक, ये रहा सीधा चालक, देखो लिखा हुआ है सीधे चालक, लिखा हुआ है ना। तो पहले बच्चों को समझना पड़ेगा कि भाई चालक ही दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सीधा चालक, एक होता है वृत्ताकार चालक। ये मान लो ये रॉड है, लोहे का रॉड देखा आपने, लोहे का रॉड है, तो ये सीधा चालक है। तो क्या करा हमने गत्ता लिया, गत्ते पे हमने क्या करा, लोहे का रॉड डाल दिया, आर पार कर दिया, और इसको करंट से, तार से करंट से स्विच ऑन कर दिया। अब इसमें करंट आ गया। अब अगर यहां पर आप लोहे के चूरन डाल दोगे ना, मतलब क्या बोलते हैं, आयरन फिलिंग, इंग्लिश में आयरन फिलिंग बोलते हैं, लोहे के चूरन होते हैं ना, लोहे को पीस के डाल दो, तो आप देखोगे कुछ देर बाद ये सारे लोहे के जो चूरन है ना, यानी जो आयरन फिलिंग है, वो इस तार के चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं सकेंद्रीय, इसे बोलते हैं सकेंद्रीय व्रत। तो एक सीधे चालक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सकेंद्रीय होता है, गोल गोल होता है। जैसे मान लीजिए सीधा चालक है, मैंने एग्जांपल ले लिया कि ये सीधा चालक है, तो अगर ये सीधा चालक है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ होगा, गोल गोल ऐसे घूम रहा होगा। इस सीधे चालक का चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ घूमेगा। अगर इसमें करंट है, अगर ये सीधा चालक है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ होता है, इसको सकेंद्रीय के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए भाई सीधे चालक का चुंबकीय क्षेत्र बताओ, तो कम से कम 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला, चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय व्रतों द्वारा दर्शाया जा सकता है, जो मैंने आपको बताया कि चारों तरफ जो भी सीधा चालक होगा उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अगर मुझे इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अब दिशा का क्या मतलब है सर, ये क्या टॉपिक है, ये तो समझ में आ गया कि भाई सीधा चालक है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ होगा, इसको आप सकेंद्रीय बोलते हो, ठीक है? अब इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का क्या मतलब है? अब एक बात बताओ, मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये सीधा चालक है और इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो आपको कैसे पता कि ये ऐसे घूम रहा है या ऐसे घूम रहा है? समझ रहे हो? डायरेक्शन कैसे पता करोगे? सर यही तो मैजिक है साइंस का, विज्ञान का यही तो कमाल है। हमें डायरेक्शन कैसे पता लगेगा कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस प्रकार से घूम रहा है या इस प्रकार से घूम रहा है या ऐसे? ये सीधा चालक है, अब ये सीधा चालक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए भी नियम बनाए गए। हर चीज का रीजन है, ऐसा नहीं है समझाने वाला समझने वाला चाहिए, रीजन होता है हर चीज का। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है ना, वो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से प्राप्त किया जा सकता है। एक दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बताऊंगा, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हमें बताएगा कि अगर ये सीधा चालक है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में घूम रहा है या इस डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर वो सीधा चालक ऐसा है तो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। सब कुछ क्लियर करके आपको दूंगा, सब कुछ क्लियर होगा, आपको टेंशन मत लो जी।
समझ में आ गया। तो सीधे चालक, ये समझ में आ गया चालक दो प्रकार के होते हैं, सीधा चालक, वृत्ताकार चालक। मोबाइल का तार जो है वो आपका सीधा चालक है, पंखे का तार जो है जो कॉइलिंग की गई है वो वृत्ताकार चालक है। तो दोनों का चुंबकीय क्षेत्र बनाने का तरीका अलग होगा। अभी हम सीधे चालक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सीधे चालक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चालक के चारों तरफ सकेंद्रीय होता है। चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय विद्युत द्वारा दर्शाया जाता है। और इसका डायरेक्शन जानने के लिए, दिशा जानने के लिए हम दक्षिण हस्त अंगूष्ठ नियम यानी राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं, जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। थोड़ी देर बाद यही आएगा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। पहले हम जान लेते हैं वृत्ताकार चालक के बारे में। अब मैंने आपको बताया था चालक दो प्रकार के होते हैं, एक सीधा चालक, एक वृत्ताकार चालक। अब सीधे चालक के बारे में बता दिया, अब जरा वृत्ताकार चालक के बारे में भी समझ लो कि वृत्ताकार चालक का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। जो वृत्ताकार चालक होता है, जो आपने कभी मोटर तोड़ा होगा, 10-20 रुपए का मोटर आता है, ले आओ छोटा सा और तोड़ के देख लो, है ना। मम्मी को मत बताना, वरना मम्मी तुम्हें तोड़ेगी कि पहले तो पैसा खर्च कर लिया, अब उसको तोड़ रहा है। मम्मी को क्या पता हम क्या कर रहे हैं। तो आप देखना कि आप देखोगे कि उसके अंदर तार की ना कॉइलिंग की गई है सर, तार को गोल गोल घुमाया गया है, उसको वृत्ताकार चालक कहते हैं। तो वृत्ताकार चालक का चुंबकीय क्षेत्र अलग प्रकार से बनता है। एक सीधे चालक का चुंबकीय क्षेत्र अलग बनता है, एक वृत्ताकार चालक का चुंबकीय क्षेत्र अलग बनता है। तो सीधे चालक का तो मैंने आपको बता दिया सकेंद्रीय होता है। अगर सीधा चालक है तो इसके चारों तरफ ऐसे बनेगा। लेकिन वृत्ताकार चालक का चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनता है? तो मान लीजिए वृत्ताकार चालक है, ये क्या है, हमने मान लिया वृत्ताकार चालक है। तो वृत्ताकार चालक का चुंबकीय क्षेत्र दोनों पोलों पर, ये पोल याद है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल याद होगा आपको, दो पोल, दो ध्रुव होते हैं। तो दोनों तरफ वृत्ताकार चालक का चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय होता है, दोनों तरफ सकेंद्रीय होता है। जी हाँ, दोनों पोलों पर, दोनों ध्रुवों पर वृत्ताकार चालक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सकेंद्रीय होता है, गोल गोल ही घूमता है। ये भी ऐसा, ये आधा नहीं है, ये पूरा है। एक्चुअल में इतना बड़ा पढ़ा नहीं सकते ना, बात को समझ रहे हो, पूरा भर जाएगा ये, इसलिए इतने में ही छोड़ देते हैं। बच्चा इस बात को समझते ही नहीं है, ये पूरा गोल है। तो सकेंद्रीय बनता है सर जी, सकेंद्रीय बनता जाएगा दोनों पोल पर। ठीक है, ये समझ में आ गया, दोनों पोल पर सकेंद्रीय बनता है, लेकिन बीच में बिल्कुल सीधा बनता है। अगर वृत्ताकार चालक है तो बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो बिल्कुल सीधा बनेगा। मान लीजिए वृत्ताकार चालक है, हमने मान लिया कि वृत्ताकार चालक है, ये हमने कॉइलिंग कर रखी है, ये कॉइलिंग है, ये कॉइलिंग कर रखी है हमने तार की। आप सोचो तार की कॉइलिंग कर रखी है, ठीक है, ये वृत्ताकार चालक है। तो बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बिल्कुल बीचों बीच, ये वाला बीच में बिल्कुल सीधा होगा, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होगा बीच में बिल्कुल सीधा। अगर ये वृत्ताकार चालक है तो इसके बीचों बीच जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बिल्कुल सीधा होगा। तो दोनों पोल पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो तो सकेंद्रीय होता है, लेकिन बीच में बिल्कुल सीधा होता है। और हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान रहता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। 3 बातें मैंने आपको बता दी। पहली बात क्या बताई? पहला पॉइंट मैंने बताया कि दोनों पोल पर चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय होता है। दूसरा मैंने आपको बताया बीचों बीच चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल सीधा होता है। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि हर एक पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र इक्वल होता है, हर एक पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल एक जैसा होता है। आप कहीं से भी एंट्री करोगे करंट सेम ही लगेगा। तो 3 बातें आपको ध्यान रखनी है वृत्ताकार चालक के क्षेत्र में, वृत्ताकार चालक के चुंबकीय क्षेत्र के केस में। चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। देखो जी, सकेंद्रीय वृत्त, ये मैंने आपसे पहला पॉइंट कहा था। दूसरा, जब हम तार से दूर जाते हैं तो वह निरंतर वृत्त बड़े होते हैं। देखो वृत्त बड़ा हो गया, पहले छोटा था ना वृत्त, फिर बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ। ऐसे ही छोटा था वृत्त, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, और बड़ा, और बढ़ता जाएगा। चुंबक विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पारा के केंद्र पर, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच केंद्र पर सरल जैसा प्रतीत होने लगता है, यानी सरल रेखा बन जाता है, सीधा बन जाता है। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है वृत्ताकार चालक के चुंबकीय क्षेत्र में। क्या क्या? कि दोनों ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय होता है, ये वृत्त धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, और बीचों बीच चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल सीधा होता है। अब आते हैं दक्षिण हस्त अंगूष्ठ नियम में, जिसके बारे में आपको बता रहा था कि दक्षिण हस्त अंगूष्ठ नियम क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सीधा चालक। अब सीधा चालक का चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ घूमता है, ये सीधा चालक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र के चारों तरफ घूम रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो ऐसे घूम रहा है या इस प्रकार से घूम रहा है, वो डाउनवर्ड घूम रहा है या अपवर्ड घूम रहा है? वो सीधा चालक है, अब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? हमें क्या पता? हमें पता है सर, हमें पता है, क्योंकि हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के बारे में जानते हैं। आप ये जान लो, आपको भी पता लग जाएगा। ये क्या कहता है नियम? देखो, ये कहता है कि भाई एक काम करो, सीधे चालक को ना अपने राइट हैंड में रख लो, सीधे चालक को ये अपने राइट हैंड में रख लो, जैसे मैंने रख लिया। देखो जी,
सीधे चालक को अपने, ये सीधा चालक है, याद करो ये सीधा चालक है, सीधा तार है, मैंने इसे राइट हैंड में पकड़ लिया, राइट हैंड में पकड़ लिया। अब ये कहता है कि ये जो थंब है ना, ये आपको करंट है। थंब क्या है? करंट। अगर करंट आपका लेफ्ट में जा रहा है ना, इस साइड जा रहा है, अगर करंट आपका लेफ्ट में जा रहा है तो बाकी चारों फिंगर जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड है। देखो मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। ध्यान से देखो, पहले ऊपर था, ऊपर से नीचे, और फिर गोल घूम के फिर ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से नीचे चलेगा। अगर आपका थंब जो है वो करंट है, थंब क्या है? करंट है, तो बाकी चारों फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। पहले समझ में आ गया? ये कौन है? स्ट्रेट कंडक्टर। ये मेरा राइट हैंड है, तो राइट हैंड में हमने अपने दाएं हाथ में सीधे चालक को इस प्रकार से पकड़ना है कि ये जो है ना थंब, जो अंगूठा है ये करंट है। अंगूठा क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट, विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा इधर जा रही है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है ना ऊपर से नीचे जाएगी, अप से डाउन जाएगी, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी। उल्टा भी हो सकता है। अब देखो देखो डायरेक्शन चेंज कर दिया मैंने, ये देखो अब करंट इधर है, विद्युत धारा इधर है। अगर विद्युत धारा राइट हैंड साइड की तरफ है, इस साइड है, करंट इस साइड है, ये वाला करंट है, तो आप देखो चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये 4 उंगलियां जो चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये नीचे से ऊपर की ओर आ रही है। देखो नीचे था ना, नीचे से ऊपर और फिर नीचे, फिर नीचे से ऊपर, तो ये नीचे से ऊपर, यानी ये नीचे से ऊपर की ओर आएगा, ये नीचे से ऊपर की ओर आएगा। चलो जैसा समझो। अब भी तो राइट हैंड है ये, अब भी तो राइट हैंड है नहीं है, और ये स्ट्रेट कंडक्टर है, मैंने ऐसे पकड़ लिया। तो अगर ये राइट हैंड, अगर करंट ऊपर है, करंट कहाँ है? ऊपर। अब करंट ऊपर है, अगर करंट ऊपर है, ये करंट है, ये करंट है, ये करंट ऊपर है, तो अगर करंट ऊपर है तो ये जो है आपको दिख रहा है ना, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जब राइट से लेफ्ट में आता है तो उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये राइट में था, राइट से लेफ्ट में जा रहा है, तो इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा भी हो सकता है। अगर करंट नीचे है, करंट कहाँ है? नीचे, तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज घूमेगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। क्लियर हो गया सर? इसी को दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। हम लोग क्या करते, गलती करते हैं, हम लोग दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को याद कर लिया जी, रट लिया जी। अब एग्जाम में क्या होता है दिक्कत, कि अगर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम आ गया तो बल्ले बल्ले पूरे बट्टे में से बट्टे बच्चा एज इट इज छाप देगा। बिल्कुल मजा आ गया सर जी, राजू सर जी खूब मजा कर दिया आपने। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम आ गया था, हमने छाप दिया, नंबर आ गए। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में यह आ जाता है ना कि भाई करंट लेफ्ट में है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? बच्चा खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय हो गया उसका। क्यों? क्योंकि वो तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम रट्टा मार के जा रहा है। उसे क्या पता कि अगर ये लेफ्ट में जाए तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर से नीचे जाएगा। अगर करंट राइट में है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर आ रहा है। अगर ये अप में है तो मैग्नेटिक फील्ड राइट टू लेफ्ट में जा रहा है। अगर करंट नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट में जा रहा है। तो ये चीज समझना है, ये फिजिक्स है, फिजिक्स को समझा जाता है, रटा नहीं जाता। ठीक है, अब देखिए, कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े, अभी हमने पकड़ के दिखाया था आपको, हुए हो कि आपका अंगूठा क्या कर रहा है? विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की ओर संकेत करता है। ठीक है, आपका अंगूठा क्या कर रहा है? विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो, तो आपकी जो उंगलियां हैं, यानी बाकी की 4 उंगलियां हैं, वो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। आप समझ में आया? कल्पना कीजिए कि आपने अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार के पकड़ा है कि ये अंगूठा भैया, अंगूठा थंब विद्युत धारा की ओर संकेत कर रहा है। तो अगर ये विद्युत धारा की ओर संकेत कर रहा है तो आपकी जो बाकी उंगलियां हैं, यानी ये भैया, ये बाकी 4 उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र को बताएंगी। इसे बोलते हैं दक्षिणास्थ अंगुष्ठ नियम। ये डायग्राम भी आप देख सकते हो, आपके बुक में दिया हुआ है, बट ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डायग्राम बनाने के लिए नहीं आता, बस इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे अलग अलग प्रकार से, तो इसको समझना जरूरी है। डायग्राम की प्रैक्टिस मत करना, बस इसको समझ के जाना कि जब करंट नीचे हो या करंट ऊपर हो, करंट लेफ्ट में हो, करंट राइट में हो, तो मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से घूमेगा। तो डायग्राम की वजह इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा समझ के जाना। इसके बेस पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो इसे भी पढ़ लेना एक बार। एग्जाम्पल है, इसका आंसर वही है जो मैंने आपको दक्षिण हस्त नियम बताया, वही इसका आंसर है। बस एक बार टाइम मिले तो इसे आराम से पढ़ लेना।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आता है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करता है। चुंबकीय क्षेत्र आप पढ़ चुके हो, आपको पता लग गया कि अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बट वो कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई जा सकती है या मैग्नेटिक फील्ड कम हो सकती है। तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले 3 फैक्टर होते हैं, 3 कारक होते हैं। पहला, चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है, इसको समानुपाती बोलते हैं। आप फिजिक्स पढ़ते होंगे, साइंस पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए, समानुपाती बोलते हैं इसको। चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है चालक में से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा। इसका ये मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा विद्युत धारा होगा ना, जितना ज़्यादा धारा होगा, विद्युत धारा होगी, यानी जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। आप इससे अंदाजा लगा लो ना भाई, एक 10 वोल्ट का बैटरी है, उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होगा, और एक 100 वोल्ट की बैटरी है, उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। एक 1000 वोल्ट की बैटरी है, उसका मैग्नेटिक फील्ड और बड़ा होगा। तो जितना ज़्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना बढ़ता जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो समानुपाती होता है चालक में से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा, यानी जो करंट होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा करंट आप डालोगे उतना ज़्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है चालक से दूरी। जितना ज़्यादा चालक से दूरी बढ़ती जाएगी, जितना ज़्यादा चालक से दूरी बढ़ती जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर होता जाएगा। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए ये चालक है, हमने बोल लिया ये चालक है, तो चालक के बिल्कुल क्लोज में, बिल्कुल पास में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। थोड़ा दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड और कमज़ोर हो जाएगा, थोड़ा और दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड और कमज़ोर हो जाएगा, और दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड और कमज़ोर हो जाएगा, और बहुत दूर चले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा दूरी बढ़ेगा, जितना ज़्यादा दूरी बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होता जाएगा। समझ गए भाई? आप ऐसा समझो, ये चालक है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा, थोड़ा उससे कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा वीक होगा, फिर और ज़्यादा वीक होगा, फिर और ज़्यादा वीक होगा। जितना दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कमज़ोर होता जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती होता है चालक के दूरी से। जितना ज़्यादा दूरी बढ़ते जाएगा चुंबकीय क्षेत्र उतना कमज़ोर होता जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी हद तक चुंबकीय क्षेत्र इस बात पर भी निर्भर करता है कि पदार्थ की प्रकृति, आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो। भाई आपने चालक कौन से मटेरियल से बनाया, ये भी डिपेंड करता है ना, कि मैंने लोहे से बनाया है, मैंने सिल्वर से बनाया है, मैंने चांदी से बनाया है, मैंने गोल्ड का इस्तेमाल किया, मैंने चालक कौन क्या लिया है। तो पदार्थ की प्रकृति पे भी निर्भर करता है कि आपने कौन सा पदार्थ इस्तेमाल किया है। पदार्थ की प्रकृति के हिसाब से भी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कम या ज़्यादा होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप 3 बातें बताओगे। चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला पहला कारक है विद्युत धारा, दूसरा है चालक से दूरी, और तीसरा है पदार्थ की प्रकृति। जितना ज़्यादा विद्युत धारा होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ज़्यादा होगा, चालक से दूरी जितनी ज़्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना कम होगा, और पदार्थ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है। परिनालिका की बात करते हैं कि परिनालिका क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर किसी के एग्जाम में आता है। आपका यूटी हो, टेस्ट हो, पेपर हो, एग्जाम हो, ये वाला टॉपिक जरूर करके जाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है कि भाई सोलेनॉइड क्या होता है, परिनालिका क्या होती है। तो हम क्या करते हैं, तांबे की तार लेते हैं और तांबे की तार को ना गोल गोल घुमा देते हैं। तांबे की तार को जब इस प्रकार से घुमाया जाता है ना, तांबे की तार को, आप मान लीजिए मैं ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ कि ये इसके ऊपर हमने तांबे की तार को लपेट दिया, तो इसे बोलते हैं कॉइलिंग ऑफ कॉपर वायर। जब हम कॉपर वायर को इसके ऊपर लपेट लेंगे ना तो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बन जाएगा, एक बेलनाकार बन जाएगा। चाहो तो आप इसे बाद में निकाल सकते हो। आप तांबे की तार लो और इसके ऊपर गोल गोल लपेट दो, आप चाहो तो इसे बाद में निकाल भी सकते हो। तो ये तांबे की तार की जो कुंडली होती है ना, जब तांबे की तार को गोल गोल ऐसे लपेटा जाता है तो उसको परिनालिका कहते हैं, और इसका साइंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आगे आप समझोगे कि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन के अनेक फेरों वाली कुंडली, यानी जब हम पास लिपट कर विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन के अनेक प्रकार के फेरे वाली कुंडली तैयार करेंगे तो उसको परिनालिका कहते हैं। कहने का मतलब है, अगर आपके पास कॉपर वायर है, कॉपर वायर को आप क्या करोगे, इसके ऊपर लपेटते जाओगे। कॉपर वायर को, तांबे के तार को इस प्रकार से आप लपेटते जाओगे, चाहो तो आप बाद में आप इसे हटा लो, तो इस प्रकार की जो कुंडली बनेगी उसको साइंस में परिनालिका कहते हैं। वो कुछ इस प्रकार का शेप बनेगा आपका, और यही आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। आगे के टॉपिक इसी टॉपिक पर डिपेंड करते हैं। तो इस पेज पर हमने क्या जाना कि चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले 3 कारक होते हैं। सबसे पहला होता है विद्युत धारा, दूसरा मैंने आपको बताया चालक से दूरी, तीसरा मैंने बताया पदार्थ की प्रकृति। परिनालिका क्या होती है कि जब तांबे के तार को
जब तांबे के तार को हम बार बार उसकी कुंडली बनाते हैं, लपेटते हैं उसको, और एक बेलनाकार कुंडली बनेगी, सिलेंड्रिकल फॉर्म में कुंडली बनेगी, तो उसको परिनालिका कहते हैं, जो इस प्रकार से शेप बनता है। ठीक है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जो हम आगे बढ़ेंगे, आगे टॉपिक में ही आएगा। ये जो टॉपिक है आगे पढ़ोगे आप। ये परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र, ये आपके बुक से ही लिया गया। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो वो इस प्रकार से बनता है। ये देखिए, ये आपके बुक से ही लिया गया है। ये देखिए, परिनालिका के ना जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है कुछ ऐसा बनता है। ये परिनालिका है, अगर आप देख पा रहे हो, ये परिनालिका है। ये जो है तांबे की तार की कुंडली है, ये दिख रहे हो, और ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है। ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है, ये सब इसका चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसका डायग्राम आपको अगर पेपर में आता है तो आपको ये डायग्राम बनाना है। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई परिनालिका का उपयोग करने वाली स्टील की छड़ को चुंबकीय करने में किया जाता है एक विद्युत चुंबक, तो अगर विद्युत चुंबक आपको बनाना है तो ये वाला शेप बनाना है। ये एक तरह से विद्युत चुंबक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप इसके बाद डिटेल मत जानो, क्योंकि टॉपिक आगे आने वाला है, नेक्स्ट पेज पे यही आएगा। तो बस आपको एक डिटेल दे रहा हूँ कि परिनालिका का ये शेप है, चाहे ये वाला ले लो, ये वाला ले लो। ये विद्युत परिनालिका का एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये विद्युत चुंबक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। देख सकते हो लिखा हो विद्युत चुंबक। तो इसका मतलब आगे पढ़ रहे हैं हम, नेक्स्ट पेज इसी के बारे में आएगा। पहले हम परिनालिका को जान लेते हैं, उसके बाद हम ये अच्छे से क्लियर करेंगे। परिनालिका के गुणधर्म क्या होता है, जो हमने अभी तैयार करा परिनालिका मैंने आपको बताया क्या करना होता है कि हम तांबे के तार लेंगे और कॉपर वायर को इसके ऊपर लपेट देंगे। चाहो तो आप इसे बाद में निकाल सकते हो, तो एक बेलनाकार शेप आएगा, उसको हम परिनालिका कहते हैं। परिनालिका के कुछ गुणधर्म होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो एग्जाम आपसे पूछेगा कि परिनालिका के गुणधर्म बताइए। पहला, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है। परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बिल्कुल छड़ चुंबक के जैसा होता है। जैसे चुंबक आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, चुंबक बिल्कुल शुरू के तीसरा या चौथा टॉपिक था जो स्टार्टिंग का चुंबक पढ़ा था आपने। तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र भी बिल्कुल छड़ चुंबक के जैसा ही होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तथा समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यू में आता है। देखिए, मेरा एक एक टॉपिक मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एमसीक्यू वगैरह में बहुत ज़्यादा आता है। परिनालिका के अंदर आपसे पूछेगा परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक जैसा होता है और ये पैरेलल होता है, समांतर होता है। देख लो ना, अलग अलग लाइन खींची हुई है जो बाद में कर्व्ड हो जाती है। तो ये परिनालिका के अंदर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र वो एक जैसा होता है और समांतर होती है, पैरेलल होती है एक दूसरे के। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है और समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करें तो परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर की ओर आता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब आपको चुंबक के बारे में बताया तब ये टॉपिक आया था। परिनालिका का उपयोग कहाँ करते हैं हम? परिनालिका का उपयोग करते हैं किसी चुंबकीय पदार्थ को, जैसे नर्म लोहे को चुंबक बनाने में। परिनालिका का इस्तेमाल होता है कि अगर आपको किसी चीज़ को चुंबक बनाना है तो उसमें हम परिनालिका का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको कहोगे चुंबक कैसे बनता है? आपको पता है चुंबक जो होता है ना, लैपटॉप की बात करो, चाहे कंप्यूटर की बात करो, चाहे रेडियो की बात करो, मोबाइल की में भी आपको थोड़ा बहुत चुंबक इस्तेमाल लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है। और ये चुंबक बनता कैसे है? तो परिनालिका का इस्तेमाल करके हम चुंबक बनाते हैं। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। ये जो चुंबक आप देखते हो ना, बचपन में आपने खेला होगा, चुंबक इस्तेमाल किया होगा, तो ये सारे चुंबक जो होते हैं परिनालिका से ही बनते हैं। क्योंकि हमारे पास नेचुरल तरीके से अगर हम चुंबक निकालेंगे जमीन से तो बहुत महंगा पड़ेगा। अगर प्राकृतिक चुंबक की बात करो, अगर नेचुरल मैग्नेट हम निकालेंगे ना जमीन खोद कर, तो वो बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि उसके लिए पहाड़ी को तोड़ना पड़ता है, उसमें से वेस्ट हटाना पड़ता है और बहुत कम मात्रा में चुंबक मिलेगा और बहुत मेहनत लगेगी, बहुत कॉस्ट आएगा। बट हम आजकल आर्टिफिशियल तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से चुंबक बनाते हैं, तो परिनालिका का इस्तेमाल भी हम चुंबक बनाने के लिए ही करते हैं। तो ये परिनालिका का उपयोग मैंने आपको बताया कि भाई परिनालिका का गुणधर्म मैंने आपको बताया। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक जैसा ही होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है और समांतर रहता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करें तो परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण, परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर, और इसका इस्तेमाल होता है चुंबक बनाने के लिए। नाउ अब आपको चुंबक कैसे बनता है तो मैं आपको ना एग्जांपल से समझाता हूँ। याद हो मैंने आपसे बात कही थी कि हम तांबे के तार को ना गोल गोल लपेट लेंगे, तांबे के तार को गोल गोल लपेट लेंगे, तांबे के तार को गोल गोल लपेट लेंगे तो एक बेलनाकार शेप आएगा। अब बेलनाकार शेप, जो तांबे के तार को आपने लपेटा, जो बेलनाकार शेप आया, अगर आप उसके अंदर नर्म लोहा, सॉफ्ट आयरन, प्योर आयरन जिसे बोलते हैं, नर्म लोहा डाल दोगे ना तो वो चुंबक बन जाएगा। तो इसी को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक का मतलब है कि हम परिनालिका के अंदर हम नर्म लोहा या लोहे को रख देंगे, तो
वो जब उसमें करंट जाएगा ना तो वो एक चुंबक बन जाएगा, तो उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। तो हम करंट का इस्तेमाल कर रहे हैं चुंबक बनाने के लिए, हम विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं चुंबक बनाने के लिए। हमारे पास क्या था, हमारे पास परिनालिका थी, जो हमने परिनालिका तैयार की थी कॉपर वायर को इसके ऊपर लपेट करके, तो बेलनाकार शेप आया होगा। अब आप इसे हटा दो, अब आपको चुंबक बनाना है, तो वो जो बेलनाकार शेप आया था ना, उसके अंदर आप सॉफ्ट आयरन को डाल दो। तो ये जो लोहा डाला ना आपने उसके अंदर, परिनालिका के अंदर, ये चुंबक की तरह काम करेगा। जब तक इसमें करंट रहेगा ना, ये चुंबक है, आप इसको टच नहीं कर सकते, बहुत खतरनाक है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इसमें मैग्नेट है, जब तक आप करंट इसमें रखोगे ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। आपको कहा जाता है ना कि भाई बिजली की चीज़ों को नहीं छूना चाहिए, क्यों नहीं छूना चाहिए, कोई बताता है आपको क्यों नहीं छूना चाहिए, रीजन क्या है? क्योंकि जब तक इसमें करंट है ना बिजली की चीज़ों में, ये मैग्नेट है, ये आपको चिपका लेगा। जब तक इसमें करंट है, ये मैग्नेट है, ये विद्युत चुंबक है। विद्युत चुंबक, देखो नाम से पता लगा ना, विद्युत चुंबक, विद्युत की वजह से चुंबक बना हुआ है, ये चुंबक है, आप इसको छुओगे वो आपको चिपका लेगा। तो विद्युत चुंबक है ये, इसको अस्थायी चुंबक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक करंट है तभी तक इसमें मैग्नेटिक पावर है, करंट बंद कर दूंगा तो मैग्नेट पावर फिर आप छू सकते हो आराम से। अस्थायी चुंबक क्यों बोलते हैं इसको, परमानेंट नहीं है, ये अस्थायी है। जब तक इसमें करंट है, बिल्कुल आराम समझो, देखो मेरा वीडियो बड़ा हो सकता है, मैं आपको बार बार कहता हूँ, बट मैं आराम समझाता हूँ, चीज़ों को समझ में आना चाहिए। मार्क्स अपनी जगह है, बट समझ में आ जाएगा तो आप हर प्रकार का आंसर दे पाओगे। विद्युत चुंबक क्यों बोल रहा हूँ मैं, परिनालिका का इस्तेमाल हमने किया चुंबक बनाने के लिए, ठीक है, अब हमने ऊपर पढ़ लिया। अब आप विद्युत का इस्तेमाल कर रहे हो चुंबक बनाने के लिए, इसके इसलिए नाम इसका पड़ा विद्युत चुंबक। इसको अस्थायी चुंबक भी कहते हैं। अस्थायी चुंबक क्यों कहते हैं, क्योंकि जब तक इसमें करंट है तभी तो मैग्नेट है, करंट बंद कर दोगे फिर आप छू लो, फिर ये मैग्नेट थोड़ी है, तो ये अस्थायी चुंबक भी है। तो यही हमारा आगे टॉपिक है। विद्युत चुंबक एक प्रकार का चुंबक है जिसमें विद्युत प्रवाह द्वारा, यानी विद्युत के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जब हम विद्युत द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो उसको विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक कहते हैं। अब विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या फर्क होता है, ये तो अस्थायी चुंबक है, आप विद्युत चुंबक को अस्थायी चुंबक भी बोल सकते हो, इसको अस्थायी चुंबक भी बोला जाता है। तो अगर आपके पेपर में आता है विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है, या अस्थायी चुंबक या अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है, तो विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक होता है, जैसे मैंने आपको बताया, यह अस्थायी चुंबक होता है, अतः आसानी से चुंबक समाप्त हो सकता है। करंट बंद कर दो, चुंबक की पावर खत्म हो जाएगी। आसानी से चुंबक समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट बन गया तो ये परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट, अच्छा बताता हूँ परमानेंट मैग्नेट बनता कैसे। पहले मैं आपको ना एग्जाम्पल समझाता हूँ, देखो इस यहाँ समझ लो। आप जब कॉपर वायर को लपेटोगे ना तो कुछ ऐसा बनेगा, इस प्रकार। स्प्रिंग देखा ना आपने, मैं आपको दिखाई देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं इस पेन को दोबारा ही से दिखा देता हूँ। जब आप कॉपर वायर को लपेटोगे ना कुछ ऐसा शेप आएगा, ठीक है, ये वाला आप समझ लो, ये कॉपर वायर को लपेट रखा है, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो इसको सोलेनोइड बोलते हैं, इसको परिनालिका बोलते हैं। ये जो मेरे हाथ में है ना, ये परिनालिका है, ठीक है। अब परिनालिका के अंदर अगर मैं सॉफ्ट आयरन को डाल दूंगा, ये परिनालिका है, साइंस में इसको, तब से मैं जो आपको परिनालिका समझा रहा था वो यही समझा रहा था, परिनालिका, ये परिनालिका है क्योंकि इसको कॉपर वायर से मैंने बनाया है। अब इसके अंदर अगर मैं सॉफ्ट आयरन डाल दूँ, लोहा डाल दूँ परिनालिका के अंदर, तो ये जो है ना परिनालिका के अंदर जो सॉफ्ट आयरन मैं इसको डाल रहा हूँ, अब ये बन गया विद्युत चुंबक। क्योंकि जब तक इसमें करंट है ना ये चुंबक है, जब तक इसमें करंट है ये चुंबक है, तो इसको बोलेंगे विद्युत चुंबक, ठीक है। और ये जो विद्युत चुंबक है बनता कैसे है, जब हम इसमें नर्म लोहा डालेंगे, नर्म लोहा, अगर हमने इसके अंदर नर्म लोहा डाल दिया तो ये बन गया आपका विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक। अब अस्थायी चुंबक कब बनता है, अगर इसी के अंदर हम ना नर्म लोहा ना डालकर, कुछ चीज़ें आती है, जैसे मैं आपको नाम बताता हूँ, क्रोमियम स्टील, एल्निको, ये नाम है, क्रोमियम स्टील, कार्बन स्टील, एल्निको, ये बुक में नाम नहीं है इसलिए मैं आपको लिखवाया भी नहीं, यहाँ पे मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बट होगा नहीं क्योंकि बुक में है नहीं ये नाम। बट मैं आपको बता देता हूँ स्थायी चुंबक बनता कैसे है। अगर आपने ये, आप पहले पर याद हुआ ये परिनालिका है, क्लियर है, ये क्या है परिनालिका, वेरी गुड। अब हमने इसमें क्या डाला, सॉफ्ट आयरन, नर्म लोहा, तो ये बन गया विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक जो हमने ऊपर पढ़ा था, क्योंकि मैग्नेट है, जब तक इसमें करंट है, करंट बंद कर दोगे मैग्नेटिक पावर बंद हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट या विद्युत चुंबक कहलाता है। अब विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या फर्क है, विद्युत चुंबक जब तक इसमें करंट है ये चुंबक है, तो ये विद्युत चुंबक हुआ। अस्थायी चुंबक बनता है कि आप नर्म लोहा मत डालो, नर्म लोहे की जगह मैं कुछ नाम बता देता हूँ, क्रोमियम स्टील, याद रखोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ,
क्रोमियम, क्रोमियम स्टील, क्रोमियम स्टील, कार्बन स्टील, कार्बन स्टील, एल्निको, एल्निको। अगर आपने इनका इस्तेमाल किया, अगर आपने परिनालिका के अंदर इनमें से कुछ डाल दिया, क्रोमियम स्टील डाल दिया या कार्बन स्टील डाल दिया या एल्निको डाल दिया, ये हमने मान लिया कि क्रोमियम स्टील है और आप इसके अंदर डाल दोगे तो अब ये बनाएगा स्थायी चुंबक। एक बार करंट दे दो इसमें, बस एक बार करंट दे दो। अगर ये क्रोमियम स्टील, कार्बन स्टील, एल्निको है, अगर आपने इसमें एक बार करंट दे दिया, परिनालिका के अंदर डालकर अगर एक बार करंट दे दिया तो ये बन जाएगा परमानेंट मैग्नेट। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? अगर ये सॉफ्ट आयरन डालोगे, अगर इसके अंदर क्या डालोगे, सॉफ्ट आयरन, तो बनेगा विद्युत चुंबक। और अगर आप क्या डालोगे, क्रोमियम स्टील, कार्बन स्टील, एल्निको परिनालिका के अंदर डाल दोगे तो ये बनेगा स्थायी चुंबक। इसमें एक बार करंट दे दो तगड़ा करके, ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, फिर आपको दोबारा इसमें करंट डालने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो दोनों में ये फर्क है, ठीक है। अब जरा डिफरेंस समझ लेते हैं। यह अस्थायी चुंबक होता है और आसानी से चुंबक समाप्त हो सकता है, आसानी से चुंबक समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि स्थायी चुंबक है। इसकी शक्ति बदली जा सकती है, आप इसकी पावर को जब मर्जी बढ़ा घटा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो, दिमाग लगाओ ना, करंट को बढ़ा दो। आप इसके करंट को, परिनालिका है ना, ये क्या है, परिनालिका है, परिनालिका के करंट को बढ़ा दो। परिनालिका करंट को बढ़ा दोगे तो इसकी पावर बढ़ जाएगी, परिनालिका के करंट को घटा दो इसकी पावर कम हो जाएगी। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि करंट ही आपने एक बार दिया है। परमानेंट मैग्नेट में आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपने करंट ही एक बार दिया है, तो आप इसको बढ़ा थोड़ी घटा सकते हो, तभी तो नाम है परमानेंट मैग्नेट। तो आप इसकी शक्ति को बदल सकते हो, लेकिन इसकी शक्ति निश्चित होती है। तो ये फर्क है। उसके बाद अगर बात करें अगला, ध्रुवीयता बदली जा सकती है, आप इसके पोल को भी बदल सकते हो। और विद्युत चुंबक में पोल को बदला, पोल होता है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पलट सकते हो आप, लेकिन इसकी ध्रुवीयता बदली नहीं जा सकती, इसके पोल को कन्वर्ट नहीं जा सकते। प्रायः अधिक शक्तिशाली होता है, ये बहुत पावरफुल होता है, इसको आप छू नहीं सकते। अस्थायी चुंबक को, विद्युत चुंबक को छू नहीं सकते, छूओगे तो जान भी जा सकती है, ये बहुत खतरनाक है। और स्थायी चुंबक तो इतना कमज़ोर है कि आप इसे बचपन में खेलते थे दीवारों में, वो उसमें क्या लोहे के जो गेट होते हैं उसमें चिपका रहे जी, कभी अलमारी में चिपका रहे हैं जी, वो तो आप खेल रहे हो उससे। तो स्थायी चुंबक बहुत कमज़ोर होता है, बहुत वीक होता है। तो विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में ये फ़र्क है। एक बार ना इस टॉपिक को ना क्लियर कर लो, थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आप कर लोगे ना क्लियर, तो फिर जीवन में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। मैंने आपको अभी बताया था परिनालिका, मैं एक मिनट देखो, मैंने अभी आपको बताया परिनालिका, ठीक है, क्या समझाया था, परिनालिका। मैं पेज ढूंढ रहा था, ये रहा पेज, ये रहा, ये मैंने आपको समझाया था परिनालिका। ये देखो, ये परिनालिका है, कॉपर के तार को जो इस प्रकार से बनाओगे तो ये परिनालिका है, ठीक है। परिनालिका क्लियर हो गया, ये हटा दूं, लो जी हटा दिया। इस परिनालिका, ये जो परिनालिका, इसके क्या क्या गुणधर्म है, तो ये क्षण चुंबक की तरह होता है, इसका चुंबकीय विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र होता है। और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करें तो परिनालिका के अंदर, इसके अंदर अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो उत्तर से दक्षिण होता है और परिनालिका के बाहर दक्षिण से उत्तर होता है। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ को, जैसे नर्म लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं चुंबक बनाने में। अब कैसे बनाएंगे चुंबक, तो मैंने आपको तरीका बताया। ये क्या है, परिनालिका, ये क्या है, नर्म लोहा, परिनालिका, नर्म लोहा। तो जब परिनालिका के अंदर डाल देंगे नर्म लोहा तो ये बन जाएगा विद्युत चुंबक। यही समझा है कि विद्युत चुंबक एक प्रकार की चुंबक है जिसमें विद्युत प्रवाह द्वारा जब करंट देंगे इसमें तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अच्छा, अस्थायी चुंबक कैसे बनता है, ये तो समझ में आएगा विद्युत चुंबक कि अगर परिनालिका के अंदर हम डाल देंगे नर्म लोहे को तो ये विद्युत चुंबक बन जाएगा। अब अस्थायी चुंबक कब बनता है, जब परिनालिका के अंदर डालता है क्रोमियम स्टील, कार्बन स्टील और एल्निको, इनमें से कुछ भी आप डाल दोगे तो अस्थायी चुंबक बन जाएगा। दोनों में क्या फ़र्क है, तो ये अस्थायी चुंबक है, ये अस्थायी चुंबक है। इसका चुंबक आसानी से समाप्त हो सकता है, ये आसानी से समाप्त नहीं होगा। इसकी शक्ति को बदली जा सकती है, इसकी शक्ति को बदली नहीं जा सकती। इसकी ध्रुवीयता बदल सकते हो, इसकी ध्रुवीयता बदल नहीं सकते। ये अधिक शक्तिशाली होता है, कम शक्तिशाली होता है, कमजोर होता है, वीक होता है। तो फर्क समझ में आ गया। पेन भी खोल दिया आपके चक्कर में, चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया से पढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉपिक नंबर 17। तो एक बार रुक जाइए, मैं 17 टॉपिक लाता हूँ। नाउ 17 टॉपिक हमारे पास है। नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक है परिनालिका, यहाँ पे आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर बल। इस पहले टॉपिक को समझो, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर बल। अब इसका क्या मतलब है, अब हम क्या करेंगे, एम्पियर ने दुनिया को बताया, आंद्रे मैरी एम्पियर आपको याद होंगे, चैप्टर 12 में आपको बताया था आंद्रे मैरी एम्पियर, जो इलेक्ट्रिक करंट का असाइनमेंट भी होता है। उन्होंने समझाया कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है,
ये चुंबकीय क्षेत्र है। और आपने बीच में डाल दिया चालक, चालक मतलब तार डाल दिया। अगर आप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चालक रखोगे ना, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब चालक को रखा जाता है तो जितना बल चुंबकीय क्षेत्र चालक पे लगाता है उतना ही बल चालक चुंबकीय क्षेत्र पे लगाता है। ये क्या है? ये है चुंबकीय क्षेत्र, इसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? चालक। तो आंद्रे मैरी एम्पियर भाई ने ये बताया हमें कि अगर आप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चालक को रखोगे, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसको रखोगे? चालक को। तो जितना बल चुंबकीय क्षेत्र चालक पे लगाएगा उतना ही बल चालक चुंबकीय क्षेत्र पे लगाएगा। ये बल एक दूसरे के विपरीत होता है और परपेंडिकुलर होता है। तो यही इसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर बल, हेडिंग समझ में आ गया? चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर बल। देखिए, आंद्रे मैरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित लगाती है। यानी चालक भी बल लगाएगा, चालक भी चुंबकीय क्षेत्र पे बल लगाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी चालक पे बल लगाएगा। ये बल एक दूसरे के समान होंगे परंतु एक दूसरे के विपरीत होंगे। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है, यानी चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। इसमें सबसे ज्यादा विस्थापन कब होगा? जब चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल और चालक पर लगने वाला बल एक दूसरे के लंबवत होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। पहले आपको रूल समझ में आया? उन्होंने ये कहा, आंद्रे मैरी एम्पियर ये कहना चाह रहे थे कि जब आप किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चालक को रखोगे, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब आप चालक को रखोगे तो जितना बल चुंबकीय क्षेत्र चालक पे लगाता है उतना ही बल चालक चुंबकीय क्षेत्र पे लगाता है। ये बल एक दूसरे के विपरीत होते हैं परंतु बराबर होते हैं और एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो यही देखो, पहला पॉइंट यही बोला उन्होंने कि जो ये परिमाण में समान होंगे, इक्वल फोर्स लगेगा परंतु दिशा में विपरीत होंगे। और चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होगा जब विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर, अगर आपने विद्युत धारा की दिशा बदल दी, भाई आपने मान लो विद्युत धारा की दिशा बदल दी, करंट जो है उसकी डायरेक्शन चेंज कर दिया, विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। अगर आपने विद्युत धारा की दिशा बदल दी, मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है और आपने उसे कर दिया क्लॉकवाइज, तो अगर विद्युत धारा की दिशा बदल दोगे ना तो उस पर लगने वाला बल है वो उसकी दिशा भी बदल जाएगी, फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो ये तीन बातें आपको याद रखना है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर बल, चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर बल, जितना बल चुंबकीय क्षेत्र चालक पे लगाएगा उतना ही बल चालक चुंबकीय क्षेत्र पे लगाएगा। ये बल एक दूसरे के विपरीत होंगे, बराबर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये बात आंद्रे मैरी एम्पियर भाई ने बताया और ये इसका डायग्राम भी दे रखा है कि मान लीजिए ये चुंबक है और आपने इसको करंट से कनेक्ट कर दिया, या आपने करंट से कनेक्ट कर दिया, इसमें करंट प्रोवाइड कर दिया, या आपने यहाँ पर एक चालक रख दिया बीच में, तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आपने चालक रख दिया। जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चालक रखोगे ना तो चुंबक बल लगाएगा चालक पर सॉरी बच्चों, चुंबक बल लगाएगा चालक पर और चालक बल लगाएगा चुंबक पर। ये दोनों एक दूसरे पर विपरीत बल लगाएंगे, बराबर बल लगाएंगे। यही बात बोला था किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर बल, और ये रूल दिया था आंद्रे मैरी एम्पियर भाई ने, इसलिए इसका नाम एम्पियर्स लॉ के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसी के बाद आया था फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम। फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम या फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, इसमें 2 पॉइंट लिखने हैं। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, बायां हस्त नियम, इसमें 2 पॉइंट है। पहला नियम यह है कि आपके अपने बाएं हाथ के थंब, अंगूठा, तर्जनी और मध्य उंगली, 3 उंगली याद रखोगे अपने। ये देखो, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो नाम ये फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम, तो ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। बाएं हाथ की बात कर लेते। अगर हम अपने बाएं हाथ के थंब, अंगूठा, तर्जनी, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इसे बोलते हैं अंगूठा, इसे बोलते हैं तर्जनी, इसे बोलते हैं मध्यमा, अगर एक दूसरे के लंबवत रखें, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, देखो एक दूसरे पे, ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो अगर हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं, पहला पॉइंट याद रखना, परपेंडिकुलर। अगर आप ये नहीं बोलोगे तो नंबर नहीं देगा टीचर। पहले ये बोलना आपको कि अगर हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को अगर एक दूसरे के लंबवत रखते हैं तो अंगूठा जो होगा,
अंगूठा जो होगा वो चालक के बल को दिखाएगा। अंगूठा किसको दिखाएगा? चालक के बल को। अंगूठा चालक के बल को, अंगूठा दिखाता है फोर्स को, चालक के बल को, फोर्स चालक के बल को। तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को, तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को। और मध्यमा जो है वो चालक के करंट को, विद्युत धारा की दिशा को, विद्युत धारा की दिशा को, विद्युत धारा की दिशा को दिखाता है। इलेक्ट्रिक करंट, करंट के डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है। तीनों मैंने लिख भी दिया है ना, इतनी मेहनत तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूं। देखिए, अगर हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं तो अंगूठा चालक के बल को दिखाता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है और मध्यमा विद्युत धारा को दिखाता है। हम लोग अपने बैच में, ऑफलाइन बैच में इसको शॉर्टकट करवाते हैं। इसको बोलते हैं फादर, एफ फॉर फादर, फोर्स याद रहेगा ना, फादर, मदर और चाइल्ड। इसको ऐसे याद रखते हैं, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड मतलब करंट। फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड करंट। तो ये इसे बोलते हैं फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। अपने हाथ की तर्जनी, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यही बोला था कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, पहला पॉइंट ये। दूसरा, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी क्या दिखाती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा चालक में प्रभावित धारा की दिशा, धारा मतलब विद्युत धारा, धारा की दिशा को संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या बल की दिशा, बल मतलब फोर्स, फोर्स की दिशा की ओर संकेत करेगा। तो इसको बोलते हैं फ्लेमिंग का बामहस्त नियम। तो इसका डायग्राम भैया आप चाहो तो डायग्राम देख लेना, आपके बुक में दे रखा है डायग्राम। यहाँ देखो बैच में बनवा रखा हमने, ये रहा। आप चाहो तो डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। वैसे डायग्राम बनाने के लिए नहीं आता, अब आज आपको आता है बनाना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू विद्युत परिपथ, घरेलू विद्युत परिपथ का मतलब है जब हम लोग घर में बनाते हैं ना, तो जब हम घर के अंदर करंट मतलब तार बिछाते हैं। स्टार्टिंग में जब मकान बनता है, आपके पिताजी ने बनाया होगा, बाबा ने बनवाया होगा, जब स्टार्टिंग मकान बनती है ना तो पूरे घर के अंदर वायर बिछाया जाता है ना, हर एक रूम में तार बिछाए जाएंगे, बाद में थोड़ी मकान बनने के बाद बिछाएंगे, पहले बिछाते हैं। तो उसे किस प्रकार से बिछाते हैं, उसे बोलते हैं घरेलू विद्युत परिपथ। तो ये डायग्राम मैंने बना रखा है, बट ये डायग्राम मैंने बनाया कहाँ से? तो ये बनाया आपकी बुक से, आपके बुक से ही बनाया। ये देखिए आपकी बुक से बनाया, ये रहा बुक में। तो यहाँ समझाना चाहूँगा कि ये डायग्राम आप जरूर प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। और यही डायग्राम बनाना है आपको। देखो लिखा ना घरेलू विद्युत परिपथ, घरेलू विद्युत परिपथ, ये डायग्राम आपको प्रैक्टिस करके जाना है। अब इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है, मैं आपको बता देता हूँ, 19वां पॉइंट ये क्लियर कर देता हूँ आपको। इसमें ये बताया गया है कि हम लोग जब घर बनाते हैं ना तो 3 प्रकार के तार का इस्तेमाल करते हैं, 3 प्रकार के तार का इस्तेमाल करते हैं। विद्युतमय तार जो कि धनात्मक तार होती है, लाल रंग का होता है। देखो लाल रंग का दिख रहा है ना, ये विद्युतमय तार है, विद्युतमय तार दिख रहा है, ये लाल रंग का होता है। देख लो कैसे कैसे निकाला गया है, ये विद्युतमय तार होता है। फिर होता है उदासीन तार, जिसे ऋणात्मक तार कहते हैं, और ये काले रंग का होता है। तो ये आपको दिख रहा है उदासीन तार, ये काला रंग है, ये काले रंग का दिख रहा है आपको, ये काले रंग का जो तार है उदासीन तार है। फिर आता है भूतार, भूतार जो होता है हरे रंग का होता है, ये देखो हरे रंग का भूतार, ये हरे रंग का है। तो 3 प्रकार के तार होते हैं, ठीक है। विद्युतमय तार, उदासीन तार और भूसंपर्क तार, तीनों का कलर याद कर लो। विद्युतमय तार लाल रंग का होता है, उदासीन तार काला रंग होता है, भूतार हरा रंग का होता है। अच्छा, जब हम ये पूरे घर में बिछाते हैं ना, ये सब चीज़ें बिछाते हैं ये पूरे घर के अंदर, तो उनका वोल्टेज ध्यान रखते हैं। घरेलू घर में जो बनाते हैं, जितने भी हम इलेक्ट्रिक डिवाइस लगाते हैं, उसका विभवांतर फिक्स होता है, 220 वोल्ट का होता है सारे के सारे। और कैसे लाते हैं? पहले खंबा जो आपके गली में लगा होगा, खंबे से मुख्य तार को लाया जाता है। खंबे से, यहाँ सब लिखा हुआ है, यहाँ से पूरा एक एक स्टेप लिखा हुआ है, यहाँ से आप लिख लेना, बट आपको स्टेप याद रखना है। पहले आपके गली में देखना खंबा होगा, खंबे से एक येलो कलर का तार आ रहा होगा आपके घर के अंदर, तो खंबे से मुख्य तार आता है, उसको मेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेंस। मेंस को कनेक्ट किया जाता है फ्यूज में, मेंस को कनेक्ट करते हैं फ्यूज में, पहले फ्यूज लगता है, फ्यूज से तार निकाल के लगाते हैं मीटर में,
मीटर से आपके घर के तो मीटर लगा हुआ है, मीटर से तार को निकाल के लगाते हैं वितरण बॉक्स, अलग अलग फ्लोर पर वितरण बॉक्स बने होते हैं। जीने के ऊपर देखना, हर एक जीने, अगर आप शहर में रह रहे हो तो हर एक जीने के ऊपर देखना एक छोटा सा बॉक्स लगा होगा, उसे वितरण बॉक्स कहते हैं। और वितरण बॉक्स से फिर आपके फ्लोर पर सारे रूम में आ जाएगा। प्रत्येक परिपथ के लिए पृथक फ्यूज लगता है। तो ये स्टेप होता है, पहले खंबा, खंबे से मुख्य तार जिसे मेंस कहते हैं, मेन से फ्यूज में आता है, फ्यूज से मीटर में आता है, मीटर से वितरण बॉक्स में आता है, और वितरण बॉक्स से हर एक परिपथ के अलग अलग बांट देते हैं। इसे हमेशा समांतर क्रम या पांच क्रम में संयोजित किया जाता है। जितने भी घरेलू विद्युत परिपथ होते हैं ना, उनको हमेशा समांतर क्रम या पांच क्रम में लगाया जाता है। इसका रीजन मैं आपको चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, विद्युत धारा वाला चैप्टर था ना, उसमें मैं बता चुका हूं कि समांतर क्रम में क्यों लगाते हैं घर के अंदर, इसका रीजन पूछते हैं। तो मैं इसका रीजन आपको पिछले चैप्टर में बता चुका हूं, वहां देख लेना, ठीक है। तो ये घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में मैंने कहा था ना, हम लोग क्या प्रॉमिस करते हैं कि हर चीज आपको करा के देंगे, ऐसा नहीं कि जो मर्जी बना के दे देंगे। हर चीज पहले पढ़ा गया है, कई टीचर रिसर्च करे हैं, हर चीज क्वेश्चन कैसे आता है, डायग्राम सब कुछ पढ़ के फिर आपको बताया जाता है, ताकि आपको दिखे। देखो मेंस लिखा हो ना, यहाँ पे मेंस वर्ड आया था जिसे मेंस भी कहते हैं। तो सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर, सब कुछ। 220 वोल्ट देखो, 220 वोल्ट भी लिखा हुआ है। तो ये घरेलू विद्युत परिपथ में डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम की प्रैक्टिस करके जाना है, और ये वाले 3 पॉइंट A B C और D, ये 4 पॉइंट आपको अलग से करके जाना है, ठीक है ना। अगला टॉपिक आता है भूतार। ये भूतार क्यों लगाते हैं ना, ये जो हरे रंग का है भूतार, ये क्यों लगाया हमने? तो भूतार यदि साधात्री में धात्विक आवरण से विद्युत धारा का क्षरण हो रहा है, मान लीजिए थोड़ा हिंदी डिफिकल्ट है इसमें तो बताता हूं। यदि साधात्री के, साधात्री मतलब क्या होता है? डिवाइस। साधात्री मतलब क्या होता है? डिवाइस, जो हम लोग घर में इस्तेमाल करें। यदि साधात्री के धात्विक आवरण से, मान लीजिए किसी डिवाइस से, उसके आवरण से, कवर से विद्युत धारा क्षरण हो रहा है, बाहर आ रहा है, तो यह हमें विद्युत धारा के आघात से बचाता है। मान लीजिए कोई डिवाइस है, ये मान लीजिए डिवाइस है, और इसमें ना कहीं पे करंट लीक हो रहा है, हल्का सा, मुझे दिख नहीं रहा, बहुत छोटा सा कट लगा हुआ है, मुझे दिख नहीं रहा, और इसमें करंट बाहर आ रही होगी। तो अगर आप भूतार लगाओगे ना घर में, तो वो छोटा मोटा जो करंट है ना, वो आपको लगेगा ही नहीं, ये हमें बचाता है। तो यदि साधात्री के, साधात्री मतलब डिवाइस के धात्विक आवरण से, कहीं आवरण से, कवर से विद्युत धारा का अगर क्षरण हो रहा है, कहीं हल्का फुल्का करंट बाहर आ रहा है, तो यह हमें विद्युत धारा के आघात से बचाता है। लघु पतन क्या होता है? शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, आपने सुना होगा, न्यूज वगैरह में आग लग जाती है। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है? आपसे पूछा जाए शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? देखिए, जब ये दोनों तार आपस में जुड़ जाते हैं, सीधे सा बस याद रखिए, जब विद्युतमय तार और उदासीन तार अगर किसी कारण से जुड़ जाएगा ना, ये अगर ये दोनों किसी कारण से ज्वाइंट हो जाए, किसी कारण से ज्वाइंट हो जाए, कौन कौन सा तार? विद्युतमय तार और उदासीन तार अगर किसी कारण से कहीं पर भी ज्वाइंट हो जाए, हल्का सा भी, तो फिर शॉर्ट सर्किट होता है। क्यों? तो उसके रीजन में हम पढ़ेंगे। देखिए, जब विद्युतमय तार यानी लाल वाला तार और उदासीन तार मतलब हरे वाला तार, काले वाला तार, विद्युतमय तार लाल वाला, उदासीन तार काले वाला, दोनों सीधे संपर्क में आते हैं। अगर ये दोनों कांटेक्ट में आ गए, दोनों जुड़ गए, ये दोनों आपस में जुड़ गए, तो क्या होगा? परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है, रेसिस्टेंस कम हो जाता है, और अतिभारण हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा करंट बढ़ जाता है, और फिर आग लगने के खतरे होते हैं। तो शॉर्ट सर्किट का जस्ट ये मतलब है कि हमारे दो तार आपस में जुड़ जाएंगे। कौन कौन से तार? विद्युतमय तार और उदासीन तार। और अगर ये दोनों जुड़ गए तो आपका प्रतिरोध जो है वो कम हो जाएगा, और इससे करंट जो वोल्टेज जो होती है बहुत ज़्यादा एकदम बढ़ जाती है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आग लगने के खतरे होते हैं। तो लघु पतन का मतलब है विद्युतमय तार और उदासीन तार का आपस में जुड़ना। नाउ अगला आता है अतिभारण। क्या होता है अतिभारण? मतलब ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, अब ये नाम ही ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग का चालान भी करता है। आपको पता होगा कि गाड़ियों पर ओवरलोडिंग है। भाई आपने बाइक ली, अब कंपनियां कहती है कि भाई इस बाइक पे 2 ही लोग बैठ सकते हो, इसकी कैपेसिटी 2 है, और आपने बिठा रखे 3, तो ओवरलोडिंग का आप देखते हो चालान कट जाता है। अब ट्रक है, ट्रक वाले जब ट्रक निकालते हैं तो हर ट्रक की अपनी कैपेसिटी होती है। भाई ट्रक वालों ने बोल दिया, भाई कंपनी ने बोला कि भाई इसमें 1000 टन ही सामान आ सकता है, और आपने इसमें 1500 टन माल लोड कर लिया, तो इसे ओवरलोडिंग बोलते हैं। कैपेसिटी से ज़्यादा, आपकी कैपेसिटी है 2 रोटी खाने की, आप 4 रोटी खा लिए, तो ओवरलोड हो गया आपका पेट। तो ओवरलोडिंग मतलब सीधा सा मतलब है कैपेसिटी से ज्यादा करंट को खींचना। जब विद्युत तार की क्षमता से ज्यादा विद्युत धारा खींचा जाता है, विद्युत तार की क्षमता से ज्यादा विद्युत तार की जो क्षमता होगी, अगर उससे ज्यादा विद्युत धारा आप खींचोगे तो उसे अतिभारण कहते हैं। अतिभारण का क्या क्या कारण हो सकता है? तो आपूर्ति वोल्टा में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि, जो वोल्ट होगी ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एकदम वोल्ट बढ़ जाएगी, अतिभारण से वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक ही और क्या कारण हो सकता है? मतलब
किस कारण से अतिभार ओवरलोडिंग होती है। तो एक ही सॉकेट में बहुत सारे विद्युत सधात्री को संयोजित करना। सॉकेट तो एक ही है और उसमें आपने 36 सधात्री जोड़ दिए। एक ही सॉकेट है, उसमें बहुत सारे विद्युत सधात्री आपने जोड़ दिए, भी चार्जर भी लगा ले और उसमें ये भी लगा दो वो भी लगा दो। तो एक ही सॉकेट में जब बहुत सारे सधात्री लगाते थे तो अतिभार का कारण बनता है। हमारे घर में 3 सुरक्षा युक्तियां होती है। अगर सुरक्षा युक्तियां पूछे ना तो 3 बताना। एक तो विद्युत फ्यूज जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, भूसंपर्क तार जो अभी पढ़ाया, और एक आजकल आता है एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। पहले तो विद्युत फ्यूज लगता था जिसमें करंट ज़्यादा होती थी, उड़ जाता था, बट अभी उड़ने का झंझट ही खत्म। अगर करंट ज़्यादा होगा ना तो ये एमसीबी अपने आप नीचे डाउन हो जाएगा हीट की वजह से। तो आजकल एमसीबी आ गया, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो हमारे घरों में 2 भिन्न प्रकार के परिपथ यूज होते हैं, एक 15 एम्पियर का, एक 5 एम्पियर का। 15 एम्पियर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप घर में देखना, एक मोटा बोर्ड लग रहा होगा, काफ़ी मोटा बोर्ड होगा, देखना उसके जो स्विच होंगे ना काफ़ी मोटे होंगे। तो 15 एम्पियर वाले जो हम यूज़ करते हैं ना, वो यूज करते हैं गीजर के लिए, एसी के लिए, कूलर के लिए, जिनको ज़्यादा करंट चाहिए। और 5 एम्पियर हम यूज़ करते हैं जिनमें पतले छोटे छोटे बटन होते हैं। तो वो स्विच ही इस्तेमाल हम करते हैं 5 एम्पियर के लिए, जिसमें हम पंखा, बल्ब, जो छोटे मोटे डिवाइस होते हैं उनको चलाने के लिए। तो 2 भिन्न प्रकार के परिपथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक 15 एम्पियर के लिए और एक 5 एम्पियर के लिए। तो ये था बच्चों कंप्लीट चैप्टर। आई होप आपको मजा आया होगा। पूरा चैप्टर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। हाँ, गारंटी दे रहा हूँ इससे बाहर आपके कुछ नहीं आएगा। चाहे आप पिछले 20 साल का पेपर उठा लो, बहुत अच्छे से समझ के जाना। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद, मिलते